नमस्कार। भारतीय राजनीति में सनसनी की तरह आए और यह कहिए कि गुजरात को बिल्कुल एक अलग दिशा देने के लिए आए। एक सज्जन युवा नेता जिन्होंने पाटीदार आंदोलन से शुरुआत की और फिर उसके बाद में बाकायदा राजनीति में आए और कांग्रेस में उनका आने के बाद दिल खोल के स्वागत भी हुआ, वर्किंग प्रेसिडेंट बने। लेकिन कुछ ही वक्त बाद 18 मई को हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को विदा कर दिया और विदाई भी बहुत धमाकेदार तरीके से थी। वो अपने आप में अलग थी, बिल्कुल अचंभित कर देने वाली थी। इन सब किस हालात में किस तरीके से क्या हुआ, क्या बदलाव आया, भारतीय राजनीति में क्या आया, गुजरात की राजनीति में क्या आया, क्योंकि गुजरात की राजनीति से अब बहुत सारी राजनीति पूरे देश की शुरू होती है। तो इसलिए हार्दिक पटेल का कांग्रेस छोड़ना और अब आगे क्या करना है हार्दिक पटेल को बहुत महत्वपूर्ण लगता है। बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक जी आपका नवोदय टाइम्स पंजाब के साथ बातचीत करने के लिए कि आपने समय निकाला। जैसा कि मैंने कहा कि आपने आंदोलन से शुरुआत की और एक नई सनसनी पैदा की थी। 10 महीने तक आप जेल में रहे, 32 मुकदमे हुए और न जाने क्या क्या प्रताड़ना तक उसमें आपने झेली और उसके बाद आप राजनीति के सक्रिय राजनीति के दौर में आए और कांग्रेस के साथ आपने बड़ा आंदोलन किया। कांग्रेस को मतलब सीटें बढ़ाने के लिए गुजरात में पिछले चुनाव में बहुत सारा काम किया। लेकिन अचानक आपको ऐसा क्या लगा? अचानक क्या मतलब चीजें बदलती हैं, धीरे धीरे होती हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस छोड़ करके आप अब फिर से जो है एक नई मंजिल की तलाश में है? हार्दिक जी। देखिए, आपका स्वागत है। हम पहली बार बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि मेरी बात बहुत ही खुल के होगी, कोई छिपाने की बात या गोल गोल बात मेरी होती नहीं है कभी। लेकिन जब हमने आंदोलन की शुरुआत की 2015 में, तब स्वाभाविक रूप से जो आंदोलन था वो जनहित के लिए था, समाज के हित के लिए था और वो आंदोलन किसी के खिलाफ या किसी को हटाने के लिए, किसी को बिठाने के लिए नहीं था। लेकिन जिस समाज से हम लोग आते थे उस समाज को शिक्षा और रोजगार के भीतर कोई फायदा मिले, नई योजनाओं का लाभ मिले, उसके तहत वो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और काफी बड़ा आंदोलन हुआ। मतलब उस टाइम तो हमारी उम्र भी 20 साल की उम्र थी। लोगों को लगा कि अपने मन की बात ये लड़का कर रहा है, अपने मन की आवाज को सत्ता तक पहुंचा रहा है। तो स्वाभाविक है कि जनता का आशीर्वाद भी बड़े पैमाने पे मिला और 25 अगस्त 2015 को एक मैदान में 25 लाख लोग इकट्ठे हो जाते और सुनते हैं कि ये लड़का अपने मन की आवाज बहुत ही गहराई से और बड़ी इमोशनली से सरकार तक पहुंचा रहा है। गजब बात यह है कि उस टाइम बहुत सारे लोग थे जो बोलते थे कि आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन बात आई जब 18 जनवरी 2019 की, तो पूरे देश में 10% रिजर्वेशन आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया गया इसी आंदोलन की बदौलत। और ये सिर्फ गुजरात के पटेलों के लिए नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के मराठाओं के लिए, हरियाणा के जाटों के लिए, आंध्र प्रदेश के कापुओं को वो 10% रिजर्वेशन का लाभ भी मिला। उसके बाद हमें ये लगा कि चलिए अब सोशल मूवमेंट तो कर सकते हैं, सोशल मूवमेंट इतनी ताकत से करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको फायदा भी मिलता है, जनता को फायदा मिलता है। तो चलिए पॉलिटिकल पार्टी में जाकर अगर जनता के आशीर्वाद से अगर असेंबली या पार्लियामेंट में बैठेंगे तो और ज्यादा कुछ काम कर सकेंगे। और उसी सपने के साथ हमने पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि उस समय हमारा आंदोलन सत्ता के खिलाफ था, तो स्वाभाविक रूप से हमने कांग्रेस पार्टी को पसंद किया था। कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। बॉस तो ये बात थी कि हमारा तो कोई पॉलिटिकल परिवार नहीं था, हमारे पापा कोई विधायक नहीं थे, कोई मंत्री नहीं थे, तो हम तो एक सामान्य परिवार से आते थे। हमारे 7 पीढ़ियों तक या 7 परिवार तक ऐसा कोई पॉलिटिकल नहीं था। तो सोचा कि चलो जनता ने इतनी बड़ी ताकत दी है, इतनी बड़ी हवा हमको दी है, तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके ज्यादा कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना, जेपी कहते थे कि जो सड़क पर हो सकता है वो असेंबली में भी हो सकता है, जो असेंबली में नहीं हो सकता वो सड़क पर हो सकता है। तो हमने तो सड़क पर किया था, आशा थी कि असेंबली या पार्लियामेंट में जाके करें। जब हमने पार्टी ज्वाइन की तब हम पर 2 साल की एक सजा हुई थी हमें, ताकि हम चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे। तो हम कांग्रेस पार्टी जब ज्वाइन किए तो कार्यकर्ता की भूमिका में किसी भी प्रकार की बार्गेनिंग के बगैर पार्टी ज्वाइन किए थे। तो पार्टी की ताकत और हमारी ताकत अगर एकजुट होती तो हम 6.5 करोड़ गुजरातियों के लिए कुछ अच्छा करते, वो सपने के साथ हम पार्टी ज्वाइन किए थे। लेकिन कहते हैं ना कि दूर से पहाड़ बहुत अच्छा लगता है, जब पास आओगे तो पता चलता है कैसा लगता है। तो दूर से कांग्रेस अच्छी दिख रही थी, अच्छी लग रही थी। जब पार्टी में शामिल हुए तो पता चला कि यहाँ तो वही स्थिति है जो सुनी गई थी।
जब शामिल हुआ तो पापा ने बोला कि बेटा संभाल के, हाँ ये बहुत गहरा खड्डा है, कहीं उसके अंदर फंस मत जाना। लेकिन हमको ये था कि यार जनता के आशीर्वाद से पापा बड़े बने हैं, तो जनता जिसके साथ होती है उसके साथ धोखा कैसे हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस में शामिल हुए, 1 साल तक कार्यकर्ता की भूमिका में रहा, पार्टी के प्रचारक के रूप में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में पार्टी के प्रचार के लिए मैं गया। आपके पंजाब में चुनाव था जब ये, तो मुझे जालंधर शहर की जिम्मेवारी थी, जहां 2 सीट कांग्रेस पार्टी जीती, 2 सीट आम आदमी पार्टी जीती। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में गया, उत्तराखंड में गया, सब जगह पार्टी के लिए प्रचार किया। लेकिन जब संपूर्ण स्वतंत्र काम करने की बात आई, तो वही पुराने नेताओं को लगा कि अपनी जमीन खा जाएगा, चलो उसको दबा के रखना पड़ेगा। कार्यकारी अध्यक्ष तो जरूर बना दिया, जैसे कि आप चीफ एडिटर है, संपादक है, लेकिन आपको पद देने के बाद मेरा इंटरव्यू करने का या किसी के इंटरव्यू करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, तो उस पद का क्या करोगे। तो कार्यकारी अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं दिया गया जिस काम के तहत मैं लोगों को पार्टी में जोड़ूं या लोगों के बीच में जा पाऊं। फिर भी 2019 से 2022 तक स्वतंत्र रूप से 500 से अधिक कार्यक्रम किए, जिसमें 100 कार्यक्रम पार्टी के बैनर तक हुए, बाकी अपने तरीके से सब करना पड़ता था। लेकिन जीवन की एक घटना होती है श्रीवास्तव जी, जो जीवन की घटना आपको हिला देती है, और वो घटना थी मेरे पापा की मृत्यु का दिन। जब मेरे पापा की मृत्यु हुई तो एक भी कांग्रेस का नेता मेरे घर पर बैठने के लिए भी नहीं आया था, और मैं पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट भी था। अगर जो कांग्रेस पार्टी, मतलब ये तब हुआ जब आप कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कार्यकारी थे नहीं थे, लेकिन अध्यक्ष थे ही आप, अध्यक्ष थे। और अध्यक्ष के पिता के मतलब वो देहावसान होता है, तब आप कोई आदमी नहीं आता, ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात थी। तो मम्मी ने बोला कि यार तू किसके लिए काम करता है, मैंने कहा कांग्रेस के लिए। तो बोला एक भी कांग्रेस का नेता तो तेरे घर आया नहीं है बैठने के लिए, तेरे दुख में वो भागीदार नहीं बन सकता। आपको गजब लगेगा कि उस दिन जब डेथ हुई तो पीएमओ से अमित, होम मिनिस्टर जी के वहां से, राहुल गांधी जी के वहां से, राज्य के मुख्यमंत्री, सबने कॉल किया। लेकिन गुजरात में रहते हुए कांग्रेस का नेता भी बैठने के लिए ना है, तो जीवन की एक घटना होती है जो हिला देती है आपको, क्या किसके लिए हम काम कर रहे हैं। एक तो हम सत्ता से लड़ रहे हैं जनहित की सेवा के लिए, पुलिस के केस हम पर ज्यादा है, हम पुलिस के केस के कोर्ट के धक्के खा रहे, जेल जा रहे, और ऊपर से तुम लोग भी सहयोग नहीं करोगे तो किसके साथ जाके हम बैठे। तो जीवन की एक घटना होती, फिर ये सारी घटनाएं हुई, सारी परिस्थितियां हुई, और ये सारी चीज हमने राहुल गांधी और प्रियंका जी तक पहुंचाने का काम किया। हम तो राहुल गांधी के भरोसे पार्टी ज्वाइन किए थे कि हमारा तो कोई गॉडफादर नहीं है जो दिल्ली में हमारी चापलूसी करता रहे। हमें तो ये था कि चलो राहुल गांधी हमें प्रोटेक्ट करेंगे। ये सारी स्थिति 2.5 साल तक चलती रही, हमने सारी चीजें राहुल गांधी तक बताते रहे, लेकिन राहुल गांधी जी ने भी कभी भी उस मामले में हमें प्रोटेक्ट करने का या सहयोग करने का काम नहीं किया। और ये सारी स्थिति के बाद 15-20 दिन जब मैंने इस्तीफा दिया, उससे 10 दिन पहले गुजरात के दाहोद में राहुल गांधी कार्यक्रम के लिए आए थे, 5-6 घंटे के लिए आए थे। हमें ये था कि उनको सारी परिस्थिति हमारी मालूम है, तो वो बोलेंगे कि हार्दिक 10 मिनट हम बैठते, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ। लेकिन 5 मिनट का वक्त भी नहीं निकाला गया। तो उससे साबित हो गया था कि कांग्रेस पार्टी अच्छे, मजबूत, सच्चे और जनता के बीच रहने वाले लोगों को पसंद नहीं करती, और इसीलिए जो सही था उसको सही कह के मैंने इस्तीफा दे दिया। जी। मुझे वो भी याद है जब आपने इस्तीफा दिया, और उस दिन के बाद से जो घटना हुई, जिस तरह से जीवेश मेवानी को रखा गया, और बाकी, और आपको शायद उतनी अहम स्थान नहीं दिया गया, और उससे आपका दिल टूटा होगा। क्या ये भी एक वजह थी उस दिन, या ये देखिए जगह बनाने और अहमियत भरा स्थान देने की ये चीज बहुत अलग है राजनीति में। राजनीति में मुझे कई सारे लोग बोलते थे कि तू जिग्नेश और कन्हैया को पार्टी में शामिल कराने के लिए सिफारिश कर रहा है ना, ये दूसरी रूम में कुल्हाड़ी पड़ी जिसके ऊपर जाके तो पैर मार रहा है। मैंने कहा नहीं, जो अच्छे लोग हैं, जो नौजवान है, वो कहीं पर भी पार्टी में जाए, उन लोगों को सक्रिय राजनीति में हिस्सा बनना चाहिए। और तब मैंने भी राहुल जी को सिफारिश की थी कि ऐसे नौजवानों को आप लीजिए। देखिए राजनीति में कभी अनसिक्योरिटी फील उन लोगों को होती है जो कमजोर होते हैं। जो मजबूत लोग होते हैं उनको अनसिक्योरिटी नहीं होती, वो तो कहेंगे कि जनता के बीच जाके खड़े हो जाएगी। तो मुझे जिग्नेश के लिए या कन्हैया के लिए जो बात कही गई राहुल गांधी के द्वारा, उसका मुझे दुख भी नहीं है। लेकिन सही बात यह है कि पार्टी के भीतर आपको ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए कि चलो हार्दिक नाराज है तो हम उसको दूसरे को आगे बढ़ाएंगे तो ये अपने आप बैठ जाएगा। उन लोगों को ऐसा था कि हार्दिक के पास कोई ऑप्शन नहीं, हार्दिक तो सत्ता के खिलाफ लड़के आया है, तो कांग्रेस को छोड़कर तुम कहीं जा नहीं पाएगा। इन लोगों को ऐसी हवा थी कि ये तो कहीं नहीं जा पाएगा, ये तो यहीं रहेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, डर के मारे बैठा रहेगा।
लेकिन जिसका गॉड फादर नहीं होता ना, उसको ऐसा डर नहीं होता। बहुत आप आज मैं देख रहा हूँ, जो मैंने आपसे जब बात 3-4 साल पहले बात की थी और अब कितना अंतर हो गया। आप दार्शनिक भी हो गए हैं और आप हालात को समझते भी हैं, समझ भी रहे हैं। क्या जब वो चिट्ठी लिखी आपने कांग्रेस अध्यक्ष को, सोनिया गांधी को, और उसमें कुछ घटनाओं का जिक्र किया जिसमें सैंडविच की बात की गई, चिकन सैंडविच की बात की गई, और फिर कहीं ऐसा हम ऐसे जर्नलिस्टों को लगा कि ये वही घटना की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे कि हेमंत बिश्वा शर्मा ने जब राहुल गांधी से मिलने आए थे और वो कुत्तों को बिस्किट खिलाने की जो घटना हुई थी, आपके दिमाग में भी इस तरीके की घटनाएं थी कि ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है, ऐसा ही मेरे साथ उचित व्यवहार नहीं हो रहा है, ऐसा भी लगा आपको? कभी मन को जो पीड़ा हुई? देखिए, किसी को भी किसी भी चीज खाने का अधिकार है, उसमें मैं ज्यादा इंटरफियर नहीं करता। लेकिन जब कोई राष्ट्रीय नेता अपने राज्य में आता है चुनाव प्रचार के लिए, जनसभा के लिए, मीटिंग के लिए, तो स्टेट की लीडरशिप की ये जिम्मेवारी होती है कि राज्य की विभिन्न मुद्दों की बात राष्ट्रीय नेता से की जाए। कि आप जब आ रहे हैं तो इस जिले में ये मामला है, इस जिले में ये मुद्दा है, आपको बोलना चाहिए। और इसके लिए गहन चिंतन होना चाहिए स्टेट लीडरशिप को। देखिए, स्टेट लीडरशिप इसकी चिंता नहीं करती थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या मुद्दे देने हैं। वो इसकी चिंता करते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने बजे आने वाले हैं, उनके लिए कौन सी सैंडविच लानी है, कौन सा डाइट कोक लाना है, कौन सा खाना लाना है। अगर आप उसकी चिंता कर रहे हो, आप कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो दो चार लोग और कर लेंगे। लेकिन आप प्रदेश अध्यक्ष हो, आप पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हो, आप पूर्व विरोध पक्ष नेता प्रतिपक्ष से, आपकी जिम्मेवारी होती है कि 10-15 ऐसे मुद्दे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को देने चाहिए। आपको उसकी चिंता नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन सा चिकन सैंडविच खाना है, वो कहाँ से लाना है, कौन से रेस्टोरेंट से लाना है, उसकी चिंता है। तो बड़ा दुख लगता है कि आपको जनता की चिंता तो है नहीं, जनता की भावनाओं के साथ आपको जुड़ना नहीं है। और कई ऐसे बात हुई है। देखिए, राहुल, लोग ये बोलते थे कि हम राहुल गांधी से बहुत नजदीक से, बहुत झूठी बात है, ये जानबूझकर फैलाई जाती है ये बात। हम आज तक राहुल गांधी को 2 बार ही पर्सनली मिले हैं 3 साल के भीतर, बाकी कभी हम उनको पर्सनली नहीं मिले। हमारी बात यही थी कि आप जनहित के मुद्दों के साथ जुड़े रहिए और सारी चीजें आप लीडर से बात करते रहिए। आप लीडर से गैप रखोगे, यार हम जैसे नौजवान जो जनता के बीच से आए, उनसे भी आपके पास मिलने का समय नहीं है या उचित समय पर बात करने का समय नहीं है, तो क्या करेंगे फिर? हम्म। नहीं, ये तो जो कमी है पूरे कांग्रेस में, आपने एक सेंट्रल लीडरशिप को लेकर के की। आपके परिवार में जब घटना हुई तब कोई नहीं आया, वो भी एक मान लेते हैं अलग थी, लेकिन कांग्रेस एज सच क्यों इतनी कमजोर होती जा रही गुजरात में? 20 साल से ज्यादा हो गए सत्ता में नहीं है, लेकिन वहां लड़ाई लड़ने की मुद्रा में भी नहीं आ पा रही है। इसका मूल कारण क्या आप मानते हैं? देखिए, 2 चीज है। जब हम पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं किए थे तो ये कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी बात करने हम लोगों से आते थे, या तेरे जैसे नौजवानों की पार्टी में जरूरत है। जब आ जाते हैं तो फिर कैसे काटना है वो उनकी तैयारी रहती है। कहने की बात बहुत सिंपल है कि गुजरात में 25-30 साल से वही 5-6 लोग, और खास तौर पर 1-2 फैमिली ही पूरी कांग्रेस को चलाने का काम करती है। वो लोग नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाया जाए। वो लोग चाहते ही नहीं है कि जनता के हितों के लिए काम किया जाए। ना उनको जनता के मुद्दों से कोई फर्क पड़ता है, ना जनता के हित के लिए कोई काम करते हैं। स्वाभाविक रूप से मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी को ये समझना चाहिए, पिछले 20 साल से गुजरात में कांग्रेस की सरकार नहीं है। गुजरात कांग्रेस के नेता कहते हैं कि गुजरात में बड़े बड़े मुद्दे हैं। आप मुझे बताइए, पिछले 20 साल में गुजरात कांग्रेस का कोई भी नेता 15 दिन तक जेल में गया है? बस सिंपल जवाब है मेरा ये। उनको जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। अभी आपको परसों की घटना बताता हूँ श्रीवास्तव जी। बेचारे कार्यकर्ता गांव में लड़ते हैं, ग्राउंड में मेहनत करते हैं, ग्राउंड में पार्टी का बेस बनाते हैं, और कुछ नेता अहमदाबाद के ऑफिसों में बैठे बैठे, एसी रूम में बैठ बैठ के अनाप शनाप बयान देते हैं। पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया परसों कि राम मंदिर की शिलाओं पे तो कुत्ते पेशाब करते थे। अब सारे बेचारे मेहनत कार्यकर्ता करते हैं और ऐसे अनाप शनाप बयानबाजी ये लोग करते हैं। तो क्या ऐसी बयानबाजी के खिलाफ राहुल गांधी एक्शन लेंगे? नहीं लेते। डर वही है, अफसोस वही है, चिंता वही है कि जिस पार्टी को गुजरात के लोगों की चिंता न हो, उस पार्टी को गुजरात की जनता सत्ता तक क्यों पहुंचाए, बताइए आप मुझे। और सत्ता तो ठीक है, दूर की बात है। मुझे तो लगता है, देखिए, 1985 के बाद पहली बार 2017 के चुनाव में 80 सीट तक कांग्रेस पार्टी पहुंची थी। उससे पहले कभी 60 तक नहीं पहुंची थी।
मुझे तो लगता है कि सत्ता 2022 से में बहुत बहुत कम दूरी पे रह गई थी। 2022 में तो सत्ता तो ठीक है, विपक्ष की भूमिका में भी गुजरात की जनता कांग्रेस को देखना नहीं चाहती। जी, आपने इस्तीफे में एक चीज और लिखी थी कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता गुजरात और गुजरातियों का अपमान करते हैं। ये संदर्भ के तौर पे तो आपने लिखा है, लेकिन ऐसा आपको कब लगा कि ऐसा होता है? ऐसा एक स्टेट के लोगों का अपमान हो, ये बहुत बड़ी बात है। गुजरात जो कि खासतौर पे बहुत प्रोग्रेसिव रहा है, शुरुआत से बहुत प्रोग्रेसिव रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि व्यापार की दृष्टि से, सामाजिक रूप से भी बहुत प्रगतिशील रहा है। उस समाज पे इस तरीके की बात कहना और आपको ये भाव आना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। क्या ऐसी चीजें दिखी आपको जिसकी वजह से ऐसा आपको लगा? देखिए श्रीवास्तव जी, दो चीज होती है, हर स्टेट की अलग अलग बात होती है। अगर आप बिहार में और यूपी में जाओगे तो वहां दिहाड़ी मजदूरों की बड़ी तादाद है और उनका जी। सम्मान होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप गुजरात में आते हैं तो ये व्यापारी बहुत बड़ी संख्या में, और हर एक नौजवान जो कॉलेज करता है या हर एक व्यापारी, उसका एक सपना होता है कि मैं भी अदानी अंबानी जैसा बड़ा व्यापारी बनूं या बड़ा उद्योगपति बनूं। एक भाव होता है, हर स्टूडेंट का एक भाव होता है कि मैं भी मिलियनर बन जाऊं, अदानी अंबानी हाँ। जैसा। तो क्या ये जरूरी है कि हर अपने भाषण में ये दो व्यापारियों और दो उद्योगपतियों को गाली देनी जरूरी है? क्या भारत में और कोई उद्योगपति नहीं है? क्या भारत में और कोई व्यापारी नहीं है बड़े? क्या भारत में और कोई मिलियनर नहीं है? और ये अदानी अंबानी कोई 2014 के बाद तो अदानी अंबानी नहीं बने, उससे पहले भी वो व्यापार करते थे, उससे पहले भी वो उद्योगपति थे। 2014 के बाद मान लीजिए कि बड़े पैमाने पे वो सफल हुए। ऐसे तो हम भी 2015 के बाद सफल हुए, 2010 में तो हम सफल भी नहीं थे, राजनेता भी नहीं थे, सामाजिक नेता भी नहीं थे। तो एक परिस्थिति होती है, एक टर्न होता है जहां से हर कोई व्यक्ति बड़ा बनता है। हमने कई बार हमारे पार्टी के नेताओं को कहा कि गुजरात जैसे स्टेटों में आप अदानी अंबानी को गाली ना दीजिए। पूरे भारत में और भी अनेक लोग हैं जो भारत की बैंकों के साथ फ्रॉड करके गए, लेकिन आपको गुजरात के वो 3-4 लोग ही नजर आते हैं जिस पर आप आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। तो बेसिकली गुजरात से प्रधानमंत्री है दिल्ली में, इसीलिए आपको गुजरात के ऊपर ज्यादा नफरत। मुझे जो दिख रहा है वो मैं कह रहा हूं। और दो चीज और भी मुझे बड़ी गंभीर लगी कि कोविड में पूरे देश में और पूरे विश्व में गंभीर बीमारी थी और उसके कारण बहुत सारी अस्त व्यस्तता हुई पूरे देश में, पूरे विश्व में। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों ने अपने परिवार के स्वजनों को गंवाया भी है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की ओर से कोविड पर एक शक्ति प्रोजेक्ट बनाने का प्लान आया कि कोविड न्याय यात्रा का एक प्रारंभ किया जाए, दिल्ली में भी बड़े पैमाने पे लोगों की डेथ हुई, यूपी में भी हुई, अन्य राज्यों में भी हुई, लेकिन वो कोविड न्याय यात्रा सिर्फ गुजरात से शुरू की गई। और उस गुजरात में जब हम मीटिंगों में बैठते तो कहा जाता था कि यार गुजरात में तो चलो मानते हैं कि 80,000 1 लाख लोगों की डेथ हुई होगी, चलो हम मानते हैं। देखिए कांग्रेस के नेता जब ये कहे कि हमको ये आंकड़ा बड़ा बताना है, ज्यादा दिखाना है, तब हमको दुख लगता है कि जो चीज नहीं है उसको क्यों आप अलग तरीके से प्रिडिक्शन करते हैं, अलग तरीके से दिखाते हैं, तब बड़ा दुख लगता है। और इसीलिए मैंने कहा कि आपको बेसिकली गुजरातियों से नफरत है। और देखिए दो चीज है, मैं गुजरात में बहुत ही अलग तरीके से समझता हूँ और मानता भी हूँ। अभी तक जब लोग बोलते थे सरदार साहब के बारे में तो हमको लगता था कि नहीं नहीं ये तो सब गलत बात है, सरदार साहब के नाम पर पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन जब अंदर से देखा, जब जाना, तो ये समझ आता है कि खास तौर पर चाहे वो सरदार पटेल साहब की बात हो, चाहे मोरारजी देसाई जी की बात हो, चिमन पटेल जी की बात हो, या फिर नरेंद्र भाई की बात हो, या अन्य कोई भी गुजरात के लीडर की बात हो, उनके साथ वही व्यवहार होता है जो व्यवहार कांग्रेस पार्टी मन में ठान के बैठी। और ये बड़ा दुख लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, आपने कांग्रेस पर एक और आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है वो जाति की राजनीति करती है। ये आमतौर पे पूरे देश में विभिन्न पार्टियां विभिन्न तरीके से करती हैं, लेकिन राष्ट्रीय दल अगर जाति सिर्फ जाति की राजनीति करता है तो एक अचंभा सा होता है। अचंभा का मतलब ये होता है कि वो एक किसी अन्य जाति को किनारे करता है। क्या आपको ऐसा लगा, ऐसा रहा? देखिए आपको गुजरात पर थोड़ा एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। 1990 के बाद एक 1.25 साल को छोड़ के गुजरात का कभी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का पटेल समुदाय से नहीं बना। अगर नेता प्रतिपक्ष की बात आती है तो वही 2, 2.5, 4 साल को छोड़ के
30 साल की बात कर रहा हूं मैं, पिछले 30 सालों की, उसमें कभी पटेलों को आपने नहीं बनाया। अगर कुछ नई बात अगर अपन करते हैं, मैं सिर्फ पटेलों की बात नहीं कर रहा, सभी समाज के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं जिस समाज से आता हूं उसका उदाहरण आपको दे रहा हूं। पिछले 20 साल से 25 साल हो गए, आपने किसी एक पटेल को राज्यसभा नहीं भेजा। क्यों? क्यों आप ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? गुजरात में 20% पटेल की आबादी है। ये लोग, कुछ नेता है जो गुजरात कांग्रेस को, वो दिल्ली जाकर यही बोलते हैं कि फलानी जात हमारे साथ नहीं है, फलानी जात हमारे साथ नहीं रहेगी। देखिए, गुजरात में अगर 2% की आबादी वाला भी कोई है, लेकिन वो मेरिट पर आता है, तो उसको आगे करना चाहिए। पार्टी के भीतर अगर आप जाति के लेवल पे अगर पॉलिटिक्स करोगे, तो उसका बड़ा नुकसान होगा, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपका पंजाब है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसका सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब है। एक अभी बातचीत में आपने कहा, और उस दिन भी कहा कि जब आपने इस्तीफा दिया, किताब कांग्रेस तो यहाँ गई बिल्कुल, जो एक वो कहते हैं ना राजस्थानी में, एक कांग्रेस तो गए हो यहाँ, तो उसके पीछे क्या कारण है? बिल्कुल। और आप अब जब कांग्रेस गई है, तो फिर आप, तय बात है कि आप थोड़ी बहुत है या भाजपा ही रहेगी, इसको लेकर के अभी लगता है कि आप खुद बहुत साफ नहीं हो रहे हैं, या आप साफ नहीं होना चाहते हैं, कि इस ऐसा क्यों आपके मन से भाव आया? आप नहीं भाजपा की नहीं, भी खूब देखिए, बढ़िया तारीफ कर रहे नहीं हैं नहीं, और देखिए आपकी भी श्रीवास्तव तारीफ कर जी, रहे हैं। हमारी किताब बहुत खुली है, जो भी आए पढ़ के जा सकता है। किताब में कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो दबा के रखते हो हम, और हम वही पॉलिटिकली मूवमेंट पे, वही पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हैं कि अपनी किताब पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए, और फिर वो अपने को नेता मानना चाहिए। वो झूठी बातें करके हम लोगों के बीच में पॉपुलर बनना नहीं चाहते, जो सही है वही बन के रहना चाहते हैं। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि गुजरात में क्यों कांग्रेस नहीं है, और क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस नहीं रहेगी। उसका बड़ा एक जवाब सिंपल है, क्यों लोग कांग्रेस के साथ रहे। आप मेरा इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी मैं समाचार में हूं, इसलिए आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। बाकी तो बाकी दिनों में तो आपको मेरी याद भी नहीं आएगी, लेकिन अभी मैं इंपॉर्टेंट हूं, इसलिए आपको मेरी याद आई। कहने की बात है कि जनता क्यों पार्टी को पसंद करेगी। आप जनता के हितों की या जनता की भावनाओं की बात करेंगे। गुजरात कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी कभी भी जनता की भावनाओं के साथ जुड़ी ही नहीं। इसीलिए गुजरात की जनता ने 30 साल से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठाया है। अगर आप जनता की भावनाओं के साथ होते, तो 2 दिन पहले आप ऐसा बयान नहीं देते कि राम मंदिर की शिलाओं पर कुत्ते पेशाब करते थे। पहली बात, अगर आप जनता की भावनाओं को समझते, तो 370 पर जब कश्मीर से हटाया गया, तो उस मामले में अपना स्टैंड क्लियर करते। अगर आप जनता की भावनाओं को समझते, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का ऐलान किया बनाने के लिए, निर्णय जब लिया, तो गुजरात कांग्रेस के नेता 2 लाख रुपए का चंदा भी देते। क्योंकि ये जनता की भावनाओं से बड़े विपरीत काम करने में माहिर है। उनको जनता की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। एक कॉमन वर्ड से पूरे भारत के कांग्रेस के नेताओं का, कि जब लोग थक जाएंगे ना, तो अपनी सरकार बना देंगे, जब लोग थक जाएंगे तो हमको वोट दे देंगे। और ये हर बार 2004 की बात करते रहते कि बड़ा शाइनिंग इंडिया का नारा था, अटल बिहारी वाजपेयी बड़े पॉपुलर थे, फिर भी लोगों ने हमें वोट दे दिया, थक गए थे इसलिए वोट दे दिए। और वही बात आज कांग्रेस के नेता पूरे भारत में करते हैं कि लोग थक जाएंगे तो हमको वोट दे देंगे। बात रही गुजरात की। गुजरात में 2 चीज है, गुजरात की अस्मिता, गुजरात का डेवलपमेंट, और गुजरात के साथ कौन खड़ा रहेगा। अभी तक ये बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो काम गुजरात के लिए किया है, चाहे उसकी अस्मिता की बात हो, चाहे उसके डेवलपमेंट की बात हो, और जब गुजरात की बात आती है तो उसके साथ खड़े रहने की बात हो। उसका बड़ा उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में और मणिपुर में जब रिजल्ट आया, उसके दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात। मतलब एक भाव है गुजरात के प्रति उनका, एक प्यार। और मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, या अन्य पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आप गुजरात में कितनी बार आए, गुजरात की अस्मिता के साथ कितनी बार खड़े रहे, गुजरात की परिस्थितियां समस्या के साथ कितनी बार खड़े रहे। तो स्वाभाविक है गुजरात की जनता का वो अपना भाव है कि वहां उसको कहाँ रहना है। बात रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अभी तो एक बात बड़े तय है कि कांग्रेस से बेहतर या कांग्रेस से अच्छा करने का प्रयास आम आदमी पार्टी कर रही है। और इसीलिए मैंने कहा कि विपक्ष की भूमिका में
सत्ता तो छोड़िए, विपक्ष की भूमिका में भी लोग कांग्रेस को पसंद करेंगे या नहीं, वो बड़ा सवाल। जी, आपने एक तरीके से लगभग अब साफ कर दिया है कि आप अब जो है विपक्ष की भूमिका में आप कह रहे हैं शायद, लेकिन आपकी भूमिका क्या होगी? क्या आप उसी भाजपा के साथ जाएँगे जिसके खिलाफ में आपने बहुत लंबा आंदोलन किया, बहुत लंबी पारी विपक्ष में उसके खिलाफ में खेली, उसके साथ जाने का आपको मौका है या आप जाना चाहेंगे या आप विपक्ष की राजनीति करना चाहेंगे जो आपके साथ लग रही है? क्योंकि रास्ते दो ही देखिए, हैं। नहीं, दो चीजें। आंदोलन क्यों हुआ था? जनहित के लिए। और आंदोलन पूर्ण क्यों हुआ? क्योंकि सत्ता ने उस जनहित का मामला समझा, जाना और उसका 10% रिजर्वेशन हो या 1000 करोड़ की हुआ स्वलंबर योजना हो या बिना आरक्षित वर्ग गुजरात में बनाने की बात हो, 3 योजना गुजरात में लागू की। तो स्वाभाविक है कि जवानी के जोश में आंदोलन सत्ता के सामने ही होते हैं बॉस, विपक्ष के सामने नहीं होते। क्योंकि माँ, देखिए हमारे वहां तो कहावत है कि बिना मांगे मांगी नहीं, माँ भी नहीं पिरोसती, खाना नहीं देगी बिना मांगे। बिल्कुल। तो मेरा यह मानना है कि हमने सत्ता के सामने जो आंदोलन किया था वो जनहित के लिए था, जो आंदोलन उसी सत्ता ने कुछ दिया इसीलिए पूर्ण हुआ है, पहली बात। लेकिन मेरा जो फैसला होगा वो बहुत जल्द श्रीवास्तव जी आ जाएगा, आने वाली 1 तारीख से पहले या 5 तारीख से पहले। मेरा ये उद्देश्य है, मेरी ये भाव है कि राजनीति में लोग क्यों आते हैं या समाज हित की सेवा में क्यों आते हैं। 4 मुद्दे होते हैं: राष्ट्र का हित, राज्य का हित, जनता का हित और समाज का हित। ये चारों चीजें, ये चारों भावना जहां से मेरी पूर्ण होगी वहां मैं राजनीति करने के लिए आगे बढ़ूंगा। जी, आप एक बहुत स्पष्ट तरीके से आपने अपनी बात रखी और कहा कि जो राज्य का हित जहाँ होगा, समाज का हित जहाँ होगा, वहाँ जाएँगे। हम आप पे दबाव नहीं डालेंगे कि आप अभी भी बताएँ कि साहब भाजपा के साथ जाएँगे, आपके साथ जाएँगे। नहीं, जहाँ जाएँ राज्य का हित। आपके पास तो नहीं, आपके पास तो सूत्र काफी मजबूत होते हैं। अभी तक हम सूत्र को नहीं पकड़ पाए, लेकिन आपका सूत्र बड़ी ताकत से बोल सकता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप जहाँ भी जाएँ देश का और राज्य के हित के लिए लड़ें, यही हमारी शुभकामनाएँ आपके लिए और फिर बाद में कभी और बातचीत होती रहेगी। ये मेरी तरफ से वो है थैंक यू कि श्रीवास्तव। अब आप चर्चा में हो ना हो लेकिन बातचीत होती रहेगी और मेरा ये विश्वास है कि आप चर्चा में हमेशा आगे आने वाले दिनों में रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया जरूर। हार्दिक जी आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए। बहुत-बहुत आभार आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।